नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में शनिवार को फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती बढ़ा देगा पुल। सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकार को हटा रही है बीजेपी। सिसोदिया ने सीबीआई के एफआईआर को बताया पूरी तरह फर्जी। सीएम हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल, बोले सोरेन परिवार के डीएनए में रहा है खरीदना, बेचना और मैनेज करना। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सीएम अशोक गहलोत बोले, मैं सदमे में हूं, जिसे सब कुछ मिला वो दे रहे हैं संदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा। पिछले हफ्ते भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए और उसी दिन अहमदाबाद के प्रतिष्ठित साबरमती रिवर फ्रंट ने भी एक दशक पूरा किया। पर्यटकों और आगंतुकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच एक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के साथ एक और आकर्षण तैयार किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले 300 मीटर के इस पुल का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज की कई खासियत है और लोगों को इसके शुरू होने से कई सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि ये पुल मल्टी लेवल कार पार्किंग और ईस्ट और वेस्ट बैंक पर विभिन्न सार्वजनिक विकास को फ्लावर पार्क और वेस्ट बैंक के इवेंट ग्राउंड के बीच प्लाजा से ईस्ट बैंक और प्रस्तावित कला सांस्कृतिक प्रदर्शनी केंद्र तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। रिवर फुट ओवर ब्रिज अपने डिजाइन में अद्वितीय है और देखने वाले इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी दृष्टि से नदी के साथ साथ शहर की स्थिति और सुंदरता में भी वृद्धि करेगा। इसे इंजीनियरिंग चमत्कार का नमूना भी कहा जा सकता है। ये फुट ओवर ब्रिज आम लोगों को न केवल सहूलियत देगा बल्कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती में चार चांद भी लगा देगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। सत्र के शुरू होते ही सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने 20 खोखे के नारे लगाए। सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो कैलाश गहलोत के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। शराब नीति को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फर्जी बताया। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सीबीआई ने घर का कोना कोना छाना, करीब 14 घंटे तक रेड हुई, लेकिन एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि जन्माष्टमी के दिन में पूजा करने के लिए तैयार हुआ था, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर देखने को मिली जिसमें गंगा में लाशें बहती दिखी थी। उस खबर से दिल दुखी था। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर देख ही रहा था कि तभी सीबीआई के लोग आए। अच्छे लोग थे लेकिन गलत लोगों द्वारा भेजे गए थे। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई की एफआईआर पूरी तरह से फर्जी है। झारखंड में सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। राज्यपाल रमेश बैस निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आधार पर शुक्रवार को किसी भी वक्त आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे में विधायक जाने पर हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बता दें कि विधायक के तौर पर लाभ के पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया का सामना कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को इस विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। तैयार हैं हम, जय झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि खरीदना, बेचना, मैनेज करना, रिश्वत लेना तो सोरेन परिवार के डीएनए में शामिल है, चाहे अलग राज्य लेने का सवाल हो या फिर कुछ। इसीलिए
जो लोग ऐसा करते रहे हैं उनकी सोच दूसरों के बारे में वैसी ही होती है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद पर रहते हुए अपने नाम पर माइंस को लीज पर लिया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल रमेश बैस को लिखित शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से गंतव्य मांगा था। खबरों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के मंतव्य पर राज्यपाल का आदेश जारी होते ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस्तीफा देना पड़ेगा। चूंकि हेमंत सोरेन जिस गठबंधन के नेता हैं उसका विधानसभा में बहुमत है, इसीलिए इस्तीफे के बाद वो नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है या नहीं। अगर आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की घोषणा कर दी तो वे मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को परेशान कर रखा था, तो वहीं संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी में सुधार की मांग की गई थी, बगावत नहीं। अब राजस्थान में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने आजाद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो टिप्पणियां की गई है वो उचित नहीं है। मैं खुद सदमे में हूं कि एक 42 साल का व्यक्ति जिसे जिंदगी में सब कुछ मिला वो आज ऐसे संदेश दे रहे हैं जो मेरे समझ के परे है। गहलोत ने कहा कि आजाद की पहचान कांग्रेस के कारण है। मैं गुलाम नबी आजाद की भावना को सही नहीं मानता हूं। वे 42 साल तक बिना पद के नहीं रहे। आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। मैं कैडर से बोलता हूं कि आप लोग एक रहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के हाथों में आजाद की रिमोट कंट्रोल है। राज्यसभा नहीं मिलने के कारण इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैंने गुलाम नबी आजाद का पत्र पढ़ा। पत्र में जिन बातों का जिक्र किया वो बहुत ही गंभीर है। 2 साल पहले हमने गोपनीय पत्र लिखा है। उस समय हमने कहा था कि अध्यक्ष फुल टाइम का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पार्टी को आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे के बाद पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर में मेरे बनाए ढांचे को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तोड़ने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी है, जिसको 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है, इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। दरअसल ये मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल नवंबर 2008 की ये याचिका पहली बार दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सीएम योगी के कथित भाषण के कारण ही ये दंगा हुआ था। सीएम ही इस दंगे के लिए जिम्मेदार थे। याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज की ओर से दायर की गई थी। बताया जाता है कि दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ही थे। तब उनके ऊपर कथित तौर पर एक भड़काऊ भाषण का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने शुक्रवार को की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधान परिषद में जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य गुलाम गौस ने कहा कि समाजवादी नेताओं का संस्कार है कि 2 साल साथ रह नहीं सकते और 1 साल जुदा नहीं रह सकते। बीजेपी के साथ मायूस ना हो, कल तक तो हम साथ ही थे, कौन जानता है आगे कल क्या होगा। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को बोल रहे थे। गुलाम गौस ने बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर इंसान हैं। हम लोग एक ही परिवार के सब हैं। समाजवादियों के बारे में कहा जाता है कि 2 साल तो एक साथ रह नहीं सकते और 1 साल तक जुदा रह नहीं सकते। गुलाम गौस ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वह तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा। अंत में बशीर बद्र की पंक्ति को सुनाते हुए गुलाम गौस ने कहा कि सभी 4 दिन की है चांदनी, ये सियासतें, ये वजराते मुझे उस फकीर की शान दे कि जमाना किसकी जिसकी मसाल दे। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस जब बीजेपी से ये बात कह रहे थे तो सीएम नीतीश कुमार सदन में ही मौजूद थे। हालांकि इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की बातों पर सफाई दी। कहा कि इसे एक बार 1 साल नहीं लंबे समय तक साथ रहने आए हैं। इस मौके पर नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी का कहा कि ये तो कई दल घुमाकर दल दल से आए हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि दल दल में ही कमल खिलता है। सम्राट ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप सचेत रहिए, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार को देख लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आश्वस्त करता हूं कि 2024 और 2025 में ही कमल खिलेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन किया था और अब वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शुक्रवार को अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उन्हें आसन तक ले गए। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा, मैं किसान हूं और किसानों की समस्या उठाता रहूं। मैं राजेंद्र बाबू की धरती से आता हूं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं लालू प्रसाद यादव जी का करीबी हूं। मुझे संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास श्री कृष्ण सिंह की तरह कुशलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अवध बिहार चौधरी का स्वागत किया। कहा कि पुराना अनुभव है, सबको उसका लाभ मिलेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। विजय कुमार सिन्हा ने इस मौके पर सदन में अवध बिहार चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती सिवान की पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं। सिवान की माटी के अनुभव को आप जरूर इस सदन के अंदर साकार करेंगे। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई है उसे भी बढ़ाने आपकी भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से आपको देख रही है। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी गई है। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता हंगामा करने लगे। बीजेपी के सभी विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद बीजेपी के नेता वॉक आउट करते हुए सदन से बाहर निकल गए। महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ रही है। औरंगाबाद कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। जांच में राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण के सबूत मिले हैं। वहीं अब राज ठाकरे को कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हें पुलिस द्वारा नोटिस भी भेजा गया। बता दें कि डीसीपी उज्ज्वला वांकर ने बताया कि औरंगाबाद के मराठावाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में राज ठाकरे की बैठक हुई थी। तदनुसार एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच पूरी कर ली गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्हें धारा 41(1) के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। एमवीए सरकार के दौरान 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर औरंगाबाद स्थित मराठावाड़ा सांस्कृतिक बोर्ड के मैदान में पार्टी की बैठक हुई थी। हालांकि पहले पुलिस ने इस बैठक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मनसे की नाराजगी के बाद पुलिस ने अंतिम समय में 16 शर्तों के साथ सशर्त बैठक की इजाजत दे दी थी। आरोप है कि राज ठाकरे ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया और मनसे के हजारों कार्यकर्ताओं को बैठक में शामिल भी किया था और भड़काऊ भाषण दिया था। इस बैठक के बाद राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। उनके भाषण की जांच भी हुई थी और साइबर पुलिस इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था। इसी के तहत औरंगाबाद सिटी थाने
में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल भी कर दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता अजय मकान ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में कई पदों पर रहे। इस समय जब कांग्रेस देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों के खिलाफ लड़ रही है, तो संघर्ष के समय गुलाम नबी आजाद हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय मकान ने कहा कि ये दुख की बात है। गुलाम नबी आजाद विपक्षी आवाज नहीं बन पाए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने कांग्रेस से कई साल पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस रिमोट से चल रही है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में अपने पत्र में राहुल गांधी को जमकर कोसा। आजाद ने लिखा कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ भाव के कई दशकों तक पार्टी की सेवा में लगे रहे। उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है तो उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका बर्बाद कर दिया है। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। यूपी के गोरखपुर में गुरुवार को सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली। भगवान झूलेलाल की 71वीं जयंती पर निकाली शोभा यात्रा में सिंधी समाज के लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। महिलाओं और पुरुषों के साथ बुजुर्ग, बच्चे और युवक युवतियां भी नाचते गाते शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ती रहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा बाबा का बुलडोजर भी इस शोभा यात्रा में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। गोरखपुर के गोरखनाथ रोड से गुरुवार को निकली शोभा यात्रा को महापौर सीताराम जायसवाल, एमएलसी और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने हरी झंडी देकर रवाना किया। कोविड-19 की वजह से 2 साल तक भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। इससे पहले सिंधी समाज के लोगों ने अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना की। इस वजह से इस बार इस शोभा यात्रा में लोगों का उत्साह सिर चढ़कर बोलता हुआ नजर आया। सिंधी समाज के लोगों की इस शोभा यात्रा में अनेकों झांकियों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही शोभा यात्रा के आगे चल रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा बुलडोजर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। शोभा यात्रा में भगवान झूलेलाल की मूर्ति को लेकर शहर के अलग अलग स्थानों से लोग शामिल हुए। ये शोभा यात्रा गोरखनाथ रोड से प्रारंभ होकर अलग अलग मार्गों से होते हुए राजघाट पर मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हुई। झूलेलाल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन वलानी ने बताया कि ये झूलेलाल महोत्सव 71वां वार्षिक उत्सव है। हर वर्ष 25 अगस्त को झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। आज के कार्यक्रम में रंगारंग झांकियां निकाली गईं जो देश दुनिया के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को दर्शाती हैं। ये शोभा यात्रा परंपरागत रूप से गोरखनाथ रोड स्थित झूलेलाल मंदिर से निकलती है, जो विभिन्न मार्गों द्वारा आर्यनगर, बख्शीपुर, गोल घर होते हुए संपन्न होती है। वहां से मूर्तियां विसर्जन के लिए राजघाट पर जाती हैं। कोविड-19 की वजह से 2 वर्षों से ये शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। इस बार लोगों में काफी उत्साह दिखा। गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि सिंधी समाज एक जागरूक समाज है, मेहनती समाज है। भारत में उनका सम्मान हो रहा है। यहाँ की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। इस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर समाज में अपना स्थान बनाया है। आज झूलेलाल जो इनके कुल देवता हैं, जिन्हें हम लोग वरुण देवता के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर झांकी निकाली गई। इससे विभिन्न मुद्दों को उजागर किया गया। भगवान झूलेलाल की कृपा सभी की बनी रहे और मैं यही कामना करता हूं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राज्य के विकास और यहां के लोगों की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। शिंदे के पद संभालने के बाद से विरोधियों द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में शिवसेना के खिलाफ जून में की गई बगावत का बचाव किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका ये कदम ना ही असंवैधानिक था और ना ही गैर कानूनी। राज्य के समक्ष पेश आने वाले विभिन्न मुद्दों को लेकर मानसून सत्र के आखिरी दिन जारी बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि कई बार उनके विरोधियों ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट सीएम का करार दिया है। शिंदे ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने राज्य के विकास, समृद्धि और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अपनी बगावत के बाद से शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा लगातार शिंदे को विश्वासघाती के रूप में पेश किए जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आलोचना को वैचारिक दिवालियापन बताया। बता दें कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बीते दिन कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि शिंदे कॉन्ट्रैक्ट पर सीएम हैं, जो नहीं जानते कि वे कब तक सीएम रहेंगे। उद्धव ने कहा कि राज्य में दोपहरिया ईडी की सरकार चल रही है, जो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पूर्व सीएम मुंबई इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद राज्य में पहली बार 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की स्थापना होने जा रही है। इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का ये सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र है। इस प्लांट के लगने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 43 मेगावाट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा बिजली प्लांट होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें भविष्य में विद्युत के मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति के लिए नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिमी में उपलब्ध भूमि पर मेगावाट पर सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजोरा ने बताया कि ये सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित किया जाएगा। इससे एक और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, तो वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि कोरबा पश्चिम में संयंत्र स्थापना करने के लिए खुद की भूमि उपलब्ध होगी। साथ ही अपेक्षित परियोजना स्थल पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान चलित उत्पादन संयंत्रों के लिए कवरेंट बेल्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, कोयला आवंटन, जल आवंटन सहित विस्तृत डीपीआर इत्यादि तैयार करने का कार्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा तेज किया जाएगा, जिससे वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत आपूर्ति संभव हो सके। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उनका पार्टी में स्वागत है। बिश्नोई को कांग्रेस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिश्नोई का बयान इस वक्त में आया है जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को दुखद बताया। आजाद के इस्तीफे के संदर्भ में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस खुद को ही खत्म कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरी सलाह है कि राहुल गांधी अपना अहंकार खत्म कर दें। गुलाम नबी आजाद का बीजेपी में स्वागत है। अगर पार्टी मुझसे कहेगी तो मैं उन्हें बीजेपी में आने के लिए राजी कर सकता हूं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 5 पन्ने के इस्तीफे में अपनी शिकायतों का जिक्र किया। आजाद ने कहा कि वे भारी मन से ये कदम उठा रहे हैं।
उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद हो गई है बताया और कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय दलों के लिए स्थान खाली करा दिया। आजाद ने आरोप लगाया कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बीते 8 वर्षों में नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी पर थोपने का प्रयास किया जो गंभीर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि दरबारियों के संरक्षण में कांग्रेस को चलाया जा रहा है तथा पार्टी देश के वास्ते सही चीजों के लिए संघर्ष करने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता को खो चुकी है। पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले G23 समूह का हिस्सा रहे आजाद ने कहा, इसीलिए खेदपूर्वक और बेहद भारी मन से मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने करीब 50 वर्षों के संबंध को समाप्त करने का फैसला किया। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से त्याग पत्र देता हूं। उन्होंने पार्टी में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को धोखा करार देते हुए कहा कि देश में कहीं भी पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं हुए। आजाद ने सोनिया को लिखे पत्र में कहा, 24 अकबर रोड में बैठे AICC के चुने हुए पदाधिकारियों को AICC का संचालन करने वाले छोटे समूह द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि बूथ, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कहीं भी मतदान सूची प्रकाशित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर धोखे के लिए नेतृत्व पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बीजेपी नेता सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट आज पंचतत्व में विलीन हो गई। ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में उनकी इकलौती बेटी यशोधरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। मां की मौत से गमगीन यशोधरा ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया। मुखाग्नि देते समय यशोधरा बिलख बिलख कर रो पड़ी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की आंखें भी झलक आईं। सोनाली फोगाट के दाह संस्कार में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे थे। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे करीब सोनाली के शव ढुंडर स्थित उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया था। शव के पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सोनाली फोगाट की अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सोनाली के शव को मुख्य मार्ग से ले जाने की बजाय फार्म हाउस के पीछे ढाड़ी के रास्ते से शमशान घाट लाया गया था, जहां उनकी बेटी ने उनकी अंतिम संस्कार की क्रियाएं की। सोनाली फोगाट की हत्या मामले में हरियाणा की सरकार CBI जांच कराने के लिए तैयार हो गई है। इस संबंध में CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बस परिवार की लिखित मांग का इंतजार हो रहा है। परिवार की मंजूरी मिलते ही CBI जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। 22 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से निधन की खबर आई थी, लेकिन बाद में उनके परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए थे। परिजनों की मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सोनाली फोगाट की मौत का सच सामने आ सके। वहीं गुरुवार को सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम के तुरंत बाद गोवा पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने 2 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को अंजुना थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से आई बाढ़ के पानी से दर्जनों गांव जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश से लगभग 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। 3000 मकान ढह गए तो वहीं तहसीलदार समेत 10 लोगों की जान चली गई। 8 से अधिक जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं सर्वे रिपोर्ट 15 दिन में सरकार को सौंप दिए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों पर जल भराव की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इन सब घटनाओं के कारण कई स्थानों पर किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक सामान्य से 21% अधिक बारिश हो चुकी है, जिसके कारण कई स्थानों पर किसानों को फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 28 से 31 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस संबंध में जब कृषि मंत्री कमल पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उन खेतों को चयनित कर किसानों को मुआवजा राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं में भी मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। बाढ़ और बारिश ने भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सिरोही, शाजापुर, बैतूल, गुना, भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहीं अशोकनगर, आगर
मलवा में आंशिक रूप से तबाही मची हुई है। बाकी जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान की स्थिति बनी हुई है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर की फसलें चौपट हो गई हैं। बाढ़ में धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 30% फसलें खराब हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बोल धरती जयकारा।